नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अरविंद नक्सल। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रुनवाल ब्लिस प्रोजेक्ट के बारे में और मैंने रुनवाल ब्लिस प्रोजेक्ट के अग्रीमेंट फॉर्मेट में कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको समझाए थे। समझाते समझाते मैंने ये भी कहा था कि ऐसे मत समझना कि रुनवाल ब्लिस का सारा जो अग्रीमेंट है या फिर रुनवाल ब्लिस प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा है, क्योंकि बिल्डर्स के जो अग्रीमेंट फॉर्मेट्स और बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उन्हें समझना आम आदमी का काम ही नहीं है और इसीलिए हमें सावधान रहना पड़ता है हर समय। और मैंने ये भी वादा किया था कि मैं आपको रुनवाल ब्लिस के नेगेटिव पॉइंट्स यानी कि उनके अग्रीमेंट फॉर्मेट में जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं नेगेटिव पॉइंट्स, लेकिन मैं रुनवाल ब्लिस के अग्रीमेंट में नहीं समझाऊंगा। मैं आपको समझाने जा रहा हूं रुनवाल फॉरेस्ट, जो एक दूसरा प्रोजेक्ट है, काफी नजदीक है रुनवाल ब्लिस से। इस प्रोजेक्ट में जो अग्रीमेंट फॉर्मेट है वो रुनवाल ब्लिस के फॉर्मेट जैसा ही है, इसलिए ये उचित होगा कि मैं आपको रुनवाल फॉरेस्ट का अग्रीमेंट फॉर्मेट समझाऊं और रुनवाल फॉरेस्ट के अलॉटमेंट लेटर फॉर्मेट को भी आपको ठीक से समझा दूं, क्योंकि रुनवाल फॉरेस्ट का जो अग्रीमेंट फॉर्मेट है वो करीब करीब मैं समझता हूं कि रुनवाल ब्लिस के अग्रीमेंट फॉर्मेट जैसा ही होगा। दोस्तों, बिल्डर्स के जो अग्रीमेंट फॉर्मेट्स होते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको समझना बहुत ही मुश्किल काम है और जो सिंपल लगता है वो सिंपल होता नहीं है। पैराग्राफ 45 में उन्होंने कहा है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन पार्टीज इन रिलेशन टू दिस अग्रीमेंट एंड और टर्म्स thereof shall be settled amicably. In case of failure to settle such dispute amicably, such dispute or difference may be referred to the authority as per provisions of the RERA and rules and regulations thereunder. अब आपको लगेगा ये बहुत सिंपल बात है, आप डिस्प्यूट लेकर रेरा के सामने जा सकते हो, ऐसे कह रहे हैं। ये तो कह ही रहे हैं लेकिन कुछ और भी कह रहे हैं। ये पैराग्राफ में से ये मतलब निकलता है कि आप सिर्फ और सिर्फ रेरा के पास जाओगे, आप कंज्यूमर फोरम में नहीं जा सकते हो, आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हो, आपको पहले रेरा में जाना पड़ेगा। और अगर आप रेरा में चले गए तो फिर आप कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकोगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूं, जो आपके फेवर में नहीं है। एक और बात मैं आपको समझा, 33 पैराग्राफ 33 ये कहता है एंटायर एग्रीमेंट। अब एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पैराग्राफ क्या कह रहा है। दिस अग्रीमेंट along with its schedules and annexes constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes any and all understandings, any other agreements, booking form, letter of acceptance, allotment letter, correspondences, arrangements, whether written or oral, if any, between the parties in regard to the said apartment, plot, building, as the case may be. तो ये क्या है? ये पैराग्राफ कह रहा है कि जो भी है अग्रीमेंट यही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है, इसके सिवाय कोई भी चीज मान्य नहीं है। ये हर चीज को सुपरसीड करता है, हर बात को सुपरसीड करता है। आप पूछोगे इसमें गलत क्या है? गलत ये है दोस्तों कि अगर किसी मार्केटिंग टीम ने या चैनल पार्टनर ने आपको गलत समझाया प्रोजेक्ट के बारे में, आपको गलत उम्मीद दिए, गलत झूठे वादे दिए और उनके ब्रोशर्स में, उनके एडवर्टीजमेंट्स में ऐसी कुछ बातें हैं वो जो सच नहीं है, तो भी आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हो, ऐसे इस पैराग्राफ का मतलब निकलता है। तो ये जो बात है आपको दिमाग में उतार लेना चाहिए कि अगर कोई प्रॉमिस आपको ओरली समझाया जा रहा है तो उसे आप प्रॉमिस न समझें।
वो प्रॉमिस झूठा है। अगर कोई बात आपको लिख के ईमेल द्वारा समझाया जा रहा है, वो भी झूठा हो सकता है और आप शायद कोर्ट को कन्विंस नहीं कर सकोगे कि इन्होंने मुझसे झूठ कहा है, क्योंकि जब तक वो बात अग्रीमेंट में नहीं है वो बात मान्य नहीं है। आपको ये बात दिमाग में उतार लेना चाहिए। इस अग्रीमेंट में दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल आपके हक छीनते हैं। दोस्तों, एक हक आपका बनता है कि आप अगर पोजीशन लेने के बाद प्रोजेक्ट पर रह रहे हो तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आपको न्यूसेंस नहीं होना चाहिए, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से। लेकिन आप अग्रीमेंट में साइन करके दे रहे हो कि आपको दिक्कत भी हो तो आप कुछ नहीं कहोगे। इसमें क्या लिखा है? Till the entire development of the larger land is completed, the allotee shall not interfere in any manner in any work of development or construction, and the promoter alone shall have full control, absolute authority and say over unallotted areas, roads, open spaces, gardens, infrastructure facilities, recreation facilities, etc. यानी कि मान लो कि आपके सामने का रास्ता बंद किया गया है और आपको तकलीफ हो रही है तो भी आप कुछ नहीं कहोगे। ऐसे आप अंडरटेकिंग दे रहे हो ये अग्रीमेंट में साइन करके। और एक पैराग्राफ है जो कहता है द अलॉटीज शैल नॉट टेक एनी ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ न्यूसेंस, अनॉयंस एंड क्लेमिंग एनी राइट्स ऑफ ईजमेंट और एनी राइट्स इन नेचर ऑफ एन ईजमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट, एयर, वेंटिलेशन, ओपन स्पेसेस और ओपन एरिया। आपका हवा बंद हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, आपको रोशनी नहीं आ रही है घर के अंदर, जो भी कहना हो आप नहीं कहोगे और किसी तरह से अड़चन नहीं करोगे, रुकावट नहीं करोगे। बिल्डर को हर काम करने का हक है, पूरा अधिकार है। ऐसे आप साइन करके दे रहे हो इस अग्रीमेंट में। इट इज फर्दर अग्रीड दैट द प्रोमोटर शैल नॉट बी required to give inspection of the said premises to the allotee till the time the promoter calls the allotee to come forward and take inspection of the premises before offering for possession। मान लो कि आपका पोजीशन लेट हो गया है, आप कहोगे मैं जगह को इंस्पेक्ट करके लेना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कितना काम हुआ है, कैसे काम हो रहा है। आपको प्रोमोटर इंस्पेक्शन नहीं देगा ऐसे लिखा हुआ है। अब दोस्तों एक बात जरूर है कि प्रोमोटर शायद आपको इंस्पेक्शन देगा नहीं, लेकिन आप इंस्पेक्शन ले तो सकते हो। यहां पर ऐसे नहीं कहा है कि आप इंस्पेक्शन नहीं ले सकते हो। यू आर नॉट फॉरबिडन फ्रॉम टेकिंग इंस्पेक्शन, द प्रोमोटर विल नॉट गिव यू इंस्पेक्शन, यानी वो कॉपरेट नहीं करेगा ऐसे कह रहे हैं। लेकिन आप अगर लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो। द अलॉटी शैल नॉट सबलेट। अब दोस्तों यहां पर देखिए आपका एक अधिकार छीन लिया जा रहा है। द अलॉटी शैल नॉट सबलेट, ट्रांसफर, असाइन, सेल, लीज और गिव ऑन लीव एंड लाइसेंस और पार्ट विद इंटरेस्ट और बेनिफिट फैक्टर ऑफ दिस अग्रीमेंट और पार्ट विद पोजेशन ऑफ द सेड प्रेमिसेस until all dues, sale consideration and other amounts payable by the allottee to the promoter are fully and finally paid together with applicable interest. In the event the allottee is desirous of transferring the said premises or its rights under this agreement prior to making such full and final payment, then the allottee shall be entitled to effectuate such transfer only with the prior रिटर्न परमिशन ऑफ द प्रोमोटर। अब दोस्तों मान लो कि आपने 50% 60% पेमेंट दे दिया है, उसके बाद आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, यानी कि आप पेमेंट पूरा नहीं कर सकते हो और आप ये सोचते हो कि चलो अब मैं फ्लैट बेच दूंगा। तो आप अगर फ्लैट बेचना चाहोगे तो आपको बिल्डर से परमिशन लेना होगा।
आप बिना परमिशन के अपने अग्रीमेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। बिल्डर परमिशन देगा या नहीं देगा वो उसके ऊपर है। शायद वो ट्रांसफर फी मांगेगा या शायद वो किसी भी हालत में आपको परमिशन नहीं देगा, तो आप अटक जाओगे, आपको अपना बुकिंग अमाउंट लूज करना पड़ेगा। और एक पैराग्राफ जो है पैराग्राफ 25, इसमें ये लिखा हुआ है, द प्रोमोटर शैल बी एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर और असाइन द बेनिफिट ऑफ एडिशनल FSI TDR और अदर राइट्स ऑफ द लार्जर लैंड to any third party and allow any third parties to use or consume TDR or any other benefits or advantages of any other properties on the larger land, who may be entitled to all the rights mentioned above, including to do construction mentioned above. कहने का मतलब ये है, इस पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है कि प्रोमोटर आपको FSI और TDR नहीं बेच रहा है, वो आपको आपका फ्लैट बेच रहा है और फ्लैट के सिवा आपका कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, फ्लैट के साथ एक होता है लैंड। आप एक बॉक्स इन द स्काई नहीं खरीद रहे हो, आप एक फ्लैट खरीद रहे हो एक बिल्डिंग में, और वो फ्लैट जो जिस जमीन पर खड़ा है उसके साथ में आपको FSI, उतना FSI मिलता है। अब बिल्डर क्या कह रहा है कि मैं जब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूंगा तो उसका हर FSI, हर TDR निचोड़ के यूज कर लूंगा, उसको निचोड़ के एक्सप्लॉइट कर लूंगा, और हो सकता है कि मैं आप ये जो डेवलपमेंट राइट्स है वो किसी और को भी बेच दूं, थर्ड पार्टी को भी बेच दूं, और आप इस मामले में कुछ भी नहीं कहोगे। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि जब आपका बिल्डिंग शायद 40-50 साल के बाद रीडेवलपमेंट में जाएगा तो पता चलेगा कि बहुत कम FSI बचा हुआ है, क्योंकि बिल्डर ने FSI को निचोड़ के बेच दिया है। यह दिक्कत है इस पैराग्राफ का। दोस्तों, मान लो कि आप फ्लैट को मॉर्गेज करना चाहते हो और आप लोन लेना चाहते हो। पैराग्राफ 21 में मैं मानता हूं कि आपका एक बहुत बड़ा हक छीना जा रहा है। दोस्तों, अगर आप पेमेंट कर रहे हो लेकिन पेमेंट करते करते आपको पता चला कि आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, और फिर बीच रास्ते में आपने सोचा कि चलो अब लोन ले लेते हैं और घर को गिरवी रख के मॉर्गेज करके लोन लेते हैं, तो यहां पर वो कह रहे हैं कि द प्रोमोटर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज परमिशन टू द अलॉटी फॉर अवेलिंग एनी सच लोन। अगर आपने पूरा पेमेंट नहीं दिया है या आपने डिफॉल्ट किया है उनके इंस्टॉलमेंट भरने में, तो हो सकता है कि बिल्डर आपको लोन लेने से मना कर देगा। हालांकि आप लोन लेके शायद बिल्डर को ही पे करना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि वो आपको मना कर देगा। ये बात लिखी हुई है। मैं समझता हूं कि इस पैराग्राफ को लेकर आपको काफी तकलीफ हो सकती है। नेगोशिएट करने के समय फ्लैट बायर्स को ध्यान रखना चाहिए कि अलॉटमेंट लेटर में जो एक क्लॉज है, फॉरफिट वाला क्लॉज, यानी आपने अगर अलॉटमेंट टर्मिनेट कर दिया या बिल्डर ने टर्मिनेट कर दिया या आपने अपने तरफ से टर्मिनेट कर दिया, तो प्रोमोटर आपके बुकिंग अमाउंट में से फॉरफिट करने जा रहा है, और फॉरफिट कितना परसेंटेज करेगा वो बात जो है वो आपको नेगोशिएशन के टाइम पर क्लियर कर लेना चाहिए और परसेंटेज पॉइंट लिखवा लेना चाहिए। प्रोमोटर ऑफ कोर्स 20% या ऐसी बड़ी रकम कहने जा रहा है कि वो फॉरफिट कर सकता है। आपको ये कहना चाहिए कि
वो 1% फॉरफिट करे या 0% फॉरफिट करे। इस तरह से आपको नेगोशिएशन पहले से ही कर लेना चाहिए एट द टाइम ऑफ बुकिंग, टोकन स्वाइप करने के पहले। अगर टोकन स्वाइप करने के बाद आप कहोगे तो आपका बार्गेनिंग पोजीशन नहीं रहेगा, आप नेगोशिएट नहीं कर सकोगे और बिल्डर आपका जो टोकन अमाउंट है वो बिल्कुल जब्त कर सकता है। तो पहले से ही ये ध्यान रहे कि अग्रीमेंट में और अलॉटमेंट लेटर में ये फॉरफिट का जो अमाउंट है कितना होना चाहिए आपको पहले से तय कर लेना चाहिए। दोस्तों, प्रोजेक्ट का नाम रुनवाल फॉरेस्ट है, लेकिन प्रमोटर रुनवाल नहीं है। प्रमोटर का नाम है विलाब्रेटर अलॉय कास्टिंग्स लिमिटेड और आपका जो अग्रीमेंट हो रहा है वो विलाब्रेटर अलॉय कास्टिंग्स लिमिटेड के साथ हो रहा है। ध्यान रहे, क्योंकि विलाब्रेटर और रुनवाल के बीच में एमओयू है। बिल्डर आपके लिए विलाब्रेटर है और रुनवाल एक तरीके से कहा जा सकता है कि बैकग्राउंड में है। ये अग्रीमेंट में ऐसे लिखा गया है कि बिल्डर कोई भी स्पेस को, चाहे टेरेस हो चाहे बेसमेंट हो, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को भाड़े पे दे सकता है, उसे किसी भी बेसिस पर दे सकता है, लीव एंड लाइसेंस, लीज या इस तरह से। अग्रीमेंट में लिखा गया है कि आपका जो कॉमन स्पेस है, कॉमन स्पेसेस का उपयोग प्रमोटर कर सकता है, यानी कि आप इन बातों पर ऑब्जेक्शन नहीं करोगे। अब दोस्तों, आप पूछोगे कि इसमें दिक्कत क्या है। तो दोस्तों, दिक्कत ये है कि कॉमन एरिया आपका हक है, कॉमन एरिया आप सब लोगों की संपदा है, फ्लैट आपकी संपत्ति है। कॉमन एरिया जो है, कॉमन एम्यूनिटीज जो है, वो आपकी संपदा है, आपका शेयर्ड वेल्थ है। और प्रमोटर कह रहा है कि मैं इस शेयर्ड वेल्थ को किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकता हूँ, लीज कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। नीडलेस टू से, सर्विस प्रोवाइडर्स को लीज करेंगे तो लीज, रेंट और इस टाइप के इनकम्स भी मिलेंगे बिल्डर को। सोसाइटी वालों का इस बात पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए, ऐसे मैं समझता हूं। ये पैराग्राफ में उन्होंने कह दिया है कि आप मान रहे हो कि आपने एक कॉपी प्लान लेआउट का देखा है। The allotee has perused a copy of the proposed plan layout plan which specifies inter alia the location of new future further buildings, towers, wings to be built on the larger land, together with a draft pro forma specifying the proposed total FSI proposed to be utilized on the larger land. ये कह रहे हैं कि आपने हर चीज पर नजर डाल दिया है, आप समझ चुके हो कि वो किस तरह से FSI को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और आगे टावर्स, विंग्स वगैरह बनाना चाहते हैं, और आप ऑब्जेक्ट नहीं करोगे। दोस्तों, इसमें दिक्कत ये है कि आपने एक्चुअली ये सब पढ़ा नहीं होता है। सेल्समैन आपको ये सभी बातें समझाते नहीं है। प्रोपोज लेआउट प्लान आपको समझाया नहीं जाता है, लेकिन प्रोपोज लेआउट प्लान में जो भी प्रोपोज पोटेंशियल कहते हैं, उसे किस तरह से एक्सप्लॉइट करना हो, वो बात आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन आप अग्रीमेंट में ये साइन करके दे देते हो कि हमें सब कुछ समझ में आ गया है। बाद में चल के अगर आपको केस करना है बिल्डर के ऊपर तो आपको दिक्कत होगी। प्रॉब्लम ये है। दोस्तों, इस अग्रीमेंट में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपत्तिजनक होनी चाहिए। एज अ बायर, ऐसे बहुत सारे आपके हक हैं जो बिल्डर लेता हुआ नजर आ रहा है, आपके हक पर एंक्रोच करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप नॉर्मली ऑब्जेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके अग्रीमेंट के अंदर लिखा गया है
कि आप ऑब्जेक्ट नहीं करोगे, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, समझ लिया है और ये सब आपको मान्य है। बहुत सारी इसमें ऐसी बातें हैं जो आपत्तिजनक हैं, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना आपका हक बनता है। उम्मीद है कि आप इन बातों को बारीकी से समझोगे और ज़रूरत पड़े तो बिल्डर के साथ डिस्कस करोगे, नेगोशिएट करोगे, आर्ग्यू करोगे, बार्गेन करोगे।